Hello students, today we will start a new chapter, chapter 17, provision and reserve. So, what we will cover in this chapter, so this is learning objective, जो चीज़ें हमें cover करनी है इस chapter में, meaning, importance and features of provision, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स इसके फीचर्स पे आ जाएंगे. डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है. टाइप्स ऑफ रिजर्व्स पढ़ेंगे हम. रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड लास्ट सीक्रेट रिजर्व. तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये टॉपिक्स हमने कवर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. In order to strengthen the financial position of the business and with the view to meeting all eventualities, both expected and unexpected, it is desirable that the entire profit should not be distributed among their owners. बच्चों इसको ध्यान दो. अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, in order to strengthen the financial of the business and with the view to meeting all eventualities, कभी कभी बिजनेस के सामने कोई एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लॉस होने वाला है, या कभी कभी अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता होता कि ये फर्म को, ये हमारे बिजनेस में ये लॉस होने वाला है. फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और फ्यूचर में जो भी इवेंचुअलिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेड इवेंचुअलिटीज़ हैं, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड इवेंचुअलिटीज़ हैं, इनको कवर अप करने के लिए इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द एंटायर प्रॉफिट. तो ये क्या डिसीजन लिया जाता है कि जो एंटायर प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट है, ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए. Profit should not be distributed among the owners. Some portion of the profit, some part of the profit should be kept in the business for meeting the known as well as unknown liability. तो जितना भी हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट ओनर्स में एंटायरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए. इसका कुछ पार्ट, profit, some portion of the profit should be kept in the business. प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस में रखना चाहिए, चाहे वो हमारे नोन लॉस है, हमें पता है कि ये लॉस होने वाले हैं, चाहे वो अननोन लाइबिलिटीज़ है, अननोन लॉस है इन फ्यूचर. दिस इज़ डन by making provision and creating reserves out of current year's profit. तो ये कैसे होगा बच्चों? करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम कुछ प्रोविजन बनाएंगे और कुछ रिजर्व्स क्रिएट करेंगे. दिस इज डन बाय मेकिंग प्रोविजन एंड क्रिएटिंग रिजर्व आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रोविजन बनाएंगे और कुछ रिजर्व क्रिएट करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर. तो बच्चे, लॉ के टर्म्स में ये जो प्रोविजन और रिजर्व्स हैं, दे आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. ये प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये दो टर्म सेम नहीं हैं, ये दो टर्म्स डिफरेंट हैं, क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करते, ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं. द लॉ हैज़ डिफाइंड द टू टर्म्स क्लियरली. अब हम प्रोविजन अलग अलग पढ़ेंगे. व्हाट इज प्रोविजन एंड इट्स इम्पोर्टेंस. मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द टर्म प्रोविजन रेफर्स टू द एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट. तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन क्या है, प्रोविजन की डेफिनेशन क्या है, ये हम पढ़ेंगे. द अमाउंट रिटर्न ऑफ एज रिटेन्ड by way of providing for depreciation, renewals or diminution in the value of asset. बच्चे, हमें पता है कि जो हमारे फिक्स्ड असेट हैं, फर्म के जितने भी फिक्स्ड असेट हैं, उनकी वैल्यू
कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यूजेज हो रहा है उसका, बार बार उसको, उस फिक्स्ड एसेट को हम यूज़ कर रहे हैं अपने फर्म के लिए, तो उसकी वैल्यू जितना जितना हम यूज़ करेंगे, और कई बार तो आपने देखा होगा कोई फिक्स्ड एसेट यदि आप यूज़ नहीं भी करते तो विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और जितने अमाउंट से वैल्यू कम होती है दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा नॉन लॉस है। जितने भी फिक्स्ड असेट हैं जब आप उनको यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू बाय द पासेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, रिन्यूअल्स एंड डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस प्रिपेयर बनाते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग करते हैं, किसके लिए, जो हमारे नॉन लॉस है। अब ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पता है फिक्स्ड असेट की वैल्यू कम होनी ही होनी है, तो जितने अमाउंट से वैल्यू कम होगी उस लॉस को कवर करने के लिए फर्म क्या बनाती है, प्रोविजन बनाती है। द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी, देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी है जो बात मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताई है। द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी या नॉन लॉस ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विद सब्सटैंशियल एक्यूरेसी। ठीक है बच्चे, ये जो डेप्रिसिएशन है हमें पता है एक फिक्स असेट की वैल्यू रिड्यूस होगी आफ्टर 1 ईयर। 31 मार्च जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड है, बिजनेसमैन वांट्स टू नो दैट कि हमारे फिक्स असेट की वैल्यू कितने से रिड्यूस हुई है। ठीक है, वो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे साल के बाद, लेकिन हमें एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता होता कि कितने अमाउंट से इस फिक्स्ड असेट की वैल्यू कम होगी, कितने अमाउंट से वैल्यू कम होगी, ये हमें पता चलेगा साल के एंड में। लेकिन हम प्रोविज़न बना लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि जब जो हमारे फिक्स्ड असेट हैं वो कितने अमाउंट से कम होने वाले हैं, लेकिन वो अमाउंट हमें एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं पता होता। लेकिन हम अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट अलग कर देते हैं और वो अमाउंट किस में डाल देते हैं, प्रोविजन में। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ ए नॉन लायबिलिटी can be determined with reasonable accuracy, it must be classified as an outright liability and not a provision। ये बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, उसने ये पॉइंट क्या कहा है, यदि आप अपनी नॉन लायबिलिटी का अमाउंट आपको क्लियरली पता चल जाता है, it should be clearly understood that if the amount of a known liability can be determined with reasonable accuracy, आपको accurate amount पता चल गया है कि इतने अमाउंट से एक पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, तो इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एन आउटराइट लायबिलिटी एंड नॉट ए प्रोविजन। उस वक्त वो प्रोविजन नहीं होगी। Also, if any excess provision is made knowingly or intentionally, यदि आप कोई प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करके प्रोविज़न में रख रहे हो, नोइंगली, जानबूझ के, इंटेंशनली, और वो जो प्रोविज़न आपने ज़्यादा क्रिएट कर दी है, जितने का लॉस हुआ है उससे ज़्यादा की हमने प्रोविज़न बना दी है, द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल नीड, जो हमने एक्सेस अमाउंट से, फॉर एग्जांपल हमारी जो एक ट्रक है, ट्रक एक मशीनरी है, फर्म के पास एक मशीनरी है जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, राइट। इस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर 5,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई है, मशीनरी की वैल्यू 5,000 रुपीज़ से कम हो गई है, तो ये 5,000 रुपीज़ क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। और हमने जो क्रिएट करी है प्रोविज़न इस लॉस को कवर करने के लिए, हमने जो क्रिएट करी है, हमने 7,000 की प्रोविज़न क्रिएट कर दी है, मतलब प्रॉफिट में से हमने 7,000 रुपये अलग करके प्रोविज़न में डाल दिए। एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है, 5,000 का। फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज कितने से हुई है, 5,000 से। हमने प्रोविज़न कितने का क्रिएट कर दिया, 7,000 का। तो जो एक्सेस एक्चुअल नीड थी हमारी 5,000, एक्सेस अमाउंट हमने 7,000 से प्रोविज़न क्रिएट कर दी, मतलब एक्सेस अमाउंट क्या, 2,000। वो 2,000 विल बी ट्रीटेड एज अ रिजर्व,
वो जो 2000 एक्सेस प्रोविज़न हमने क्रिएट कर दी है, उस 2000 को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज रिजर्व। तो प्रोविज़न के एग्जांपल ले लो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, जब असेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, मतलब डेप्रिसिएशन लगती है, उसके लिए जब हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, हमें पता है बीइंग अ बिजनेसमैन कि जो साल के एंड में हमारी इनकम हुई है, टैक्स किस पर लगता है? इनकम के ऊपर, इनकम टैक्स। तो जो टैक्स हमें प्रोवाइड करना है वो हमें देना ही देना है साल के एंड में, ये हमारा नॉन लॉस है, नॉन एक्सपेंसेस है। तो इसके लिए पहले से हम एक प्रोविज़न बना लेते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। असेट की वैल्यू डिक्रीज़ होनी है, अब कितने से डिक्रीज़ होनी है? वो जो लॉस का अमाउंट होगा उसको कवर करने के लिए पहले से ही हम प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम क्या? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। प्रोविज़न फॉर, अगला एग्जांपल हो, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बच्चे डेटर्स हैं जिन्होंने हमारा देना है, डेटर्स ने से फॉर एग्जांपल 1 लाख देने हैं हमारे। अब ये मान के चलते हैं कि डेटर्स कभी भी हमें फुल पेमेंट, एंटायर पेमेंट नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ लेस करके देंगे। और मान लो हमारे डेटर ने हमें 95,000 पे करे, तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 5,000। वो और दे ही नहीं रहा, ये 95,000 फुल एंड फाइनल पेमेंट हमें डेटर कर रहा है। तो ये जो 5,000 का लॉस है, फर्म पहले से ही एक प्रोविज़न बना लेगी, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा अलग करके इस अकाउंट में डाल देगी, ताकि जो भी डेटर से होने वाला नुकसान है, फर्म इस अकाउंट में जो पैसा अलग से रखा है उसको कवर अप कर सके। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स ने हमारा पैसा देना होता है, डेटर से बच्चों अपना पैसा रिकवर करने के लिए हम डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। कहते हैं तुम 1%, 2% का डिस्काउंट ले लो, लेकिन डेटर्स को हम कह रहे हैं हमारी पेमेंट क्विक कर दो। फॉर क्विक रिकवरी ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, हम उनको कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो ये डिस्काउंट फर्म के लिए लॉस है। अब इस लॉस को कवर करने के लिए कंपनी पहले से ही फर्म प्रोविज़न बना लेती है और करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट इस अकाउंट में डाल देती है। प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ असेट, फर्म के पास बहुत सारे फिक्स्ड असेट होते हैं बच्चों। फर्म को स्मूथली चलाने के लिए ट्रक है, कार है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो इन असेट को टाइमली रिपेयर कराना होता है फर्म को, इनको सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे इनको हम यूज़ करेंगे। तो जब आप रिपेयर रिन्यूअल्स कराते हो फिक्स्ड असेट की, तो उस पर कुछ एक्सपेंस होता है। जब कुछ एक्सपेंस होगा तो एक तरह से वो कंपनी का जो लॉस है, वो जो एक्सपेंस है, उस लॉस को, उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए फर्म पहले से ही करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग कर देती है और किस अकाउंट में डाल देती है? प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स ऑफ असेट अकाउंट में डाल देती है। तो ये वो अकाउंट है। प्रोविज़न एक्चुअली है क्या? प्रोविज़न फर्म क्यों क्रिएट करती है? नॉन लॉसेस को कवर करने के लिए। ये वो लॉसेस हैं, ये वो खर्चे हैं जो फर्म को पता है कि ये एट द एंड ऑफ द ईयर ये लॉसेस हमें होने ही वाले हैं। ये नॉन लॉस नहीं है। नॉन लॉस क्या होता है बच्चे? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, ये नॉन लॉसेस हैं। तो इसके फीचर्स करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोविज़न, प्रोविज़न इज़ मेड टू मीट ए नॉन लायबिलिटी। अभी पढ़ा है प्रोविज़न क्यों क्रिएट की जाती है? एक नॉन लायबिलिटी को कवर करने के लिए। सेकेंड लो, द लायबिलिटी इज़ नोन, हमें ये पता होता है कि ये लॉस होने वाला है, डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू रिड्यूस होने वाली है, ये हमें पता होता है कि साल के एंड में। बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता कि कितने अमाउंट से कम होने वाली है। With reasonable accuracy, for example, it is almost certain that some debts will prove irrecoverable। जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि हमें ये पता है, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन होता है कि जो हमारे डेटर्स हैं ये हमें पैसा कम देंगे, जितना देना है उससे कम देंगे। सम डेट्स विल प्रूव इररिकवरेबल, हमें रिकवर नहीं होते वो।
but the exact amount of bad debts cannot be predicted with certainty. डेटर्स हमें कम अमाउंट देंगे ये हमें पता होता है, लेकिन जो डेटर्स हैं कितना अमाउंट कम देंगे, मतलब बैड डेट्स का अमाउंट कितना होने वाला है, ये एक्यूरेट अमाउंट हमें नहीं पता होता। थर्ड इज प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों ये प्रोविजन क्या है? इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि इसको हम प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग रखते हैं। अब जब प्रॉफिट में से कुछ पैसा बच्चों आप प्रोविजन में निकाल के रख दोगे, समझना इसको, जब आप प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग प्रोविजन में डाल दोगे तो प्रॉफिट हमारे रिड्यूस होंगे ही होंगे। एज सच रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। जो हमारे साल के प्रॉफिट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट का कुछ पैसा हमने प्रोविजन में डाल दिया है। in which it is created. The loss when actually occurs will be written off against such provision. The loss when actually occurs, जब लॉस एक्चुअली में होता है हमारे को, फिर हम क्या करेंगे? उस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ कराएंगे? इस प्रोविजन में जो हमने पैसा डाला है प्रॉफिट में से अलग करके। द लॉस व्हेन एक्चुअली अकर्स विल बी रिटन ऑफ against such provision and thus the profit of the year in which such loss occurs will not be affected. तो होगा क्या? जब एक्चुअली लॉस हो रहा है हमारा, बैड डेट्स का अमाउंट पता चल गया कि हाँ इतने हमारे डेटर्स अमाउंट कम देंगे, डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया। जब हमें एग्जैक्ट लॉस का अमाउंट पता चल जाता है बच्चों, तो उसको हम कहाँ से कवर अप करते हैं, कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? जो अमाउंट हमने प्रोविजन में डाला है वो है, स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट में से अलग करके डाल दिया था। दस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच सच लॉस, और जिस ईयर में हमने उस प्रॉफिट में से अमाउंट अलग करके रखा था, इन विच सच लॉस अकर्स विल नॉट बी अफेक्टेड। फिर क्या होगा? लॉस का वो जो अमाउंट है अफेक्ट नहीं करेगा फर्म की पोजीशन में, क्योंकि फर्म पहले से ही रेडी थी, फर्म ने प्रॉफिट का कुछ पैसा पहले से ही अलग करके प्रोविजंस इन अकाउंट में ऑलरेडी डाल दिया था। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन, कि एक फर्म प्रोविजन क्यों क्रिएट करती है, प्रोविजन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ, टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ट्रू नेट प्रॉफिट असरटेन करने के लिए, जानने के लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है, इसको हम पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू दैट ईयर, ये ज़रूरी है फर्म के लिए कि उस साल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग, जो पे कर चुके हैं या पे नहीं करे, मस्ट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बच्चों ज़रूरी है। ये लॉ कहता है कि जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड, पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर ईयर, एक उस करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं, वो एक्सपेंसेस हम पे कर चुके हैं चाहे नहीं करें, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उन खर्चों को, उन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। एंड ए प्रोविजन शुड ऑल्सो बी मेड फॉर एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ये लॉ कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो ये सारे खर्चे, और प्रोविजन क्रिएट करो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस साल के, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, जो नॉन लॉस है, सॉरी। ए प्रोविजन शुड ऑल्सो बी मेड फॉर द एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज, उन एक्सपेंसेस और लॉसेस को कवर अप करने के लिए फर्म कहती है उसका प्रोविजन पहले से ही बना लो, करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग कर दो। और कौन से एक्सपेंसेस, किन एक्सपेंसेस के लिए आपको प्रोविजन बनानी है? द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, जिनका अमाउंट हम स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं कर पाते कि कितने रुपीज़ का लॉस होने वाला है,
फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। एट द एंड ऑफ ईयर डेटर्स हमें अमाउंट देते हैं जितना हमें देना होता है। 1 लाख रुपीज़ डेटर ने देने हैं और वो हमें साल के एंड में से फॉर एग्जांपल 90,000 दे रहा है या 95,000 दे रहा है, ठीक है, साल के एंड में। बिकॉज द अमाउंट ऑफ सच बैड डेट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद एक्यूरेटली। इसमें क्या है, प्रोविज़न क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट्स के लिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में अमाउंट नहीं पता होता कि डेटर्स जो हैं हमें कितना अमाउंट लेस करके पे करेंगे। वो हमें एक्यूरेसी पता चलती है साल के एंड में, लेकिन हम प्रोविज़न पहले से ही बना लेते हैं ताकि जो हमारे नोन लॉस हैं जिनका एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, उनका जो लॉस अमाउंट है पहले से ही एक प्रोविज़न नामक खाते में पहले से ही हम डाल देते हैं, ताकि फर्म के नेट प्रॉफिट्स पे उस लॉस का, उस एक्सपेंसेस का कोई भी इफेक्ट ना हो। क्लियर। सेकंड इंपॉर्टेंस पे आओ, टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। द बैलेंस शीट विल डिपेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बच्चों चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाया गया था कि यदि हमें अपने बिजनेस की एग्जैक्ट, हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो हम क्या बनाएंगे, कहाँ से देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन सही है कि नहीं है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टेल्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट विल डिपेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट क्लियर पिक्चर बताएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओनली इफ एडिक्वेट प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। वो कहते हैं जो बैलेंस शीट है ट्रू पिक्चर बताएगी ओनली इफ, कब, जब फर्म ने एडिक्वेट अमाउंट में प्रोविजन बना लिए हैं अपने जो नॉन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होने वाले हैं, यदि फर्म ने उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन बना लिए, जैसे हमने पीछे 4-5 पॉइंट्स करे हैं, तब क्या है, बैलेंस शीट आपको एग्जैक्ट ट्रू पिक्चर बताएगी कि आपकी फर्म कहाँ स्टैंड कर रही है। कब, जब आप पहले से ही प्रोविजन बना के बैठे हो अपने नॉन लॉसेस के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंस पे आओ, टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर। फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द लॉसेस एंड लाइबिलिटीज़। फंड्स की ज़रूरत होती है, फर्म को लॉसेज हो रहे हैं या फर्म की कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, फर्म ने कुछ पे ऑफ करना है, दैट आर लाइकली टू अकर इन द नियर फ्यूचर। जो फर्म को अपने फ्यूचर में जो फंड्स की ज़रूरत पड़ती है अपने लॉसेस के लिए या जो फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं उनको देने के लिए। एज सच प्रोविजंस आर मेड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग दोज लॉसेस। तो उन्हीं लॉसेस को, चाहे हमारे वो लॉसेस हैं चाहे लाइबिलिटीज़ हैं जो नियर फ्यूचर में हमें पे करनी है, फर्म पहले से ही प्रोविज़न क्रिएट कर लेती है, सच एज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। देखो हमें पता है हमें टैक्स देना ही देना है, जो हमारे साल के बाद हमारी जो इनकम हुई है उसके बाद हमें टैक्स देना है। प्रोविज़न फॉर रिपेयर, हमें पता है फिक्स्ड असेट है, हम उसको जब टाइमली यूजेज करते रहेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो उसको हमें रिपेयर कराना पड़ेगा टाइम टू टाइम, उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोविज़न फॉर डैमेजेस, कुछ नुकसान हो गया, कुछ पार्ट ख़राब हो गया मशीनरी का, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये वो खर्चे हैं जो फर्म को अपने फ्यूचर में चाहिए, और इस एक्सपेंस को कवर करने के लिए फर्म पहले से ही इस अकाउंट में पैसे डाल देगी, इस अकाउंट में पैसे डाल देगी। लाइकली टू अराइज फ्रॉम ए पेंडिंग सूट एंड सच अदर्स। लास्ट देख लो बच्चों, लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्म प्रोविजन की इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, लास्ट है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए मशीन इज़ एस्टिमेटेड टू रन फॉर 10 ईयर्स, एक मशीन 10 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हमने एज्यूम करी है स्टार्टिंग में जब हमने परचेज करी है कि 10 साल ये मशीनरी काम करेगी, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ रिपेयर एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड
ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ स्पैन इज 10,000। और जो टोटल अमाउंट रिपेयर का है इन 10 सालों में, ये भी हमने स्टार्टिंग में ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ स्पैन, इन 10 सालों में मशीनरी के ऊपर जो रिपेयर सर्विस करानी पड़ेगी उसको भी हमने पहले से एस्टिमेट लगा लिए, वो है 10,000 रुपये। सो क्या करेंगे अब, 10,000 का खर्चा है, फर्म क्या करेगी, एक प्रोविज़न क्रिएट करेगी, नाम क्या होगा, प्रोविज़न फॉर रिपेयर अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय डेबिटिंग। फर्म क्या करेगी, देखो ये 10,000 का खर्चा है, पूरे 10 साल आएगा, ये एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं कि 10,000 खर्चा आएगा इन 10 सालों में उस मशीन के ऊपर, राइट। फर्म एक प्रोविज़न बनाएगी क्योंकि ये नॉन लॉस है, पता है वैल्यू कम होनी ही होनी है, तो एक कंपनी प्रोविज़न क्रिएट करेगी, नाम क्या उस अकाउंट का, प्रोविज़न फॉर रिपेयर अकाउंट। और फिर क्या करेगी, विल बी क्रिएटेड, ये अकाउंट क्रिएट होगा बाय डेबिटिंग, उस अकाउंट में क्या डाल देगी, 1,000 टू ईच ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल 1,000 डालती रहेगी, किस अकाउंट में, इस अकाउंट में, क्योंकि देखो ये 10,000 10 ईयर्स का एक्सपेंस है, तो एक साल का एक्सपेंस 1,000 हो गया। तो फर्म, और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस फर्म हर साल बनाती है साल के एंड में, तो अब पहले साल के एंड में 1,000 डाल देगी इस अकाउंट में, फिर फर्म दूसरे साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000 पे डेबिट कर देगी। इस साल हर साल 10 साल कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी और 10 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,000 हर साल फर्म डालती रहेगी, P&L को डेबिट करती रहेगी। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रिपेयर, जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है, इंकर्ड ईच ईयर विल बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट, जो एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस हुआ है रिपेयर को, वो फर्म इस अकाउंट में डेबिट कर देगी। हेंस इट विल पुट इक्वल बर्डन, देखो इससे क्या होगा, इक्वल बर्डन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल। हर साल देखो 1,000 ये जो हमारा लॉस है, एक्सपेंसेस 10,000 10 साल के हैं, तो 1,000 एक साल का हो गया, और ये इक्वल एक्सपेंसेस हैं 10 ईयर्स के, which will be very light in the early years but definitely heavy in the later years। तो ये क्या था बच्चों, हमने किया था प्रोविजन का टॉपिक, मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस।